तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है बच्चों, एक बार देख लेते हैं। तो हमने मेजरमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी, फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंटेशन एंड डेफिनेशन, और यूनिट की डेफिनेशन, एंड फोर्थ हमने पढ़ा है चॉइस ऑफ यूनिट। चॉइस ऑफ यूनिट कैसे हम चूज कर सकते हैं। तो आई होप ये सब आपने पढ़ लिया होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, हम यूनिट्स का काइंड पढ़ेंगे। काइंड ऑफ यूनिट। देखिए, काइंड्स ऑफ यूनिट दो तरीके की होती हैं। फर्स्ट टाइप है आपका फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स, तो ये वो यूनिट्स होती हैं जो डिपेंड नहीं करती दूसरी अदर यूनिट्स पे। द यूनिट्स विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द यूनिट विच आर इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट होती हैं। डज नॉट डिपेंड्स ऑन अदर यूनिट। यूनिट्स आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। इनको हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। एक्चुअल में जितनी भी फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ठीक है ना, उनकी जो यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स ही होती हैं। तो जैसे लेंथ है, तो लेंथ एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। मास हो गया, और थर्ड आएगा आपका टाइम। तो लेंथ की फंडामेंटल यूनिट मीटर हो गया, केजी हो गया, सेकंड। तो ये किसी और पर डिपेंड नहीं है, ये यूनिट्स किसी दूसरी यूनिट्स पर डिपेंड नहीं कर रही हैं, तो इसलिए हम इन्हें फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं। ठीक है। जबकि अगर हम दूसरा टाइप देखें, तो दूसरी टाइप की होती हैं आपकी ड्राइव यूनिट्स। ठीक है ना। देखिए, ड्राइव यूनिट्स में क्या पढ़ेंगे हम। ड्राइव यूनिट्स, जैसे नाम से ही लग रहा है कि ड्राइव होती हैं। ठीक है ना। ड्राइव का मतलब किसी और पर डिपेंड करती हैं। द यूनिट्स विच डिपेंड्स ऑन others fundamental units, on other fundamental units are called drive units। इस पर क्वेश्चन भी आते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग स्पीड। तो स्पीड एक फिजिकल क्वांटिटी है, तो उसका फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हम यूनिट ऑफ स्पीड की बात करेंगे, तो वो हो गया आपकी यूनिट ऑफ डिस्टेंस अपॉन यूनिट ऑफ टाइम। और यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या होता है, मीटर, और टाइम सेकंड। तो हम इसको लिख सकते हैं मीटर पर सेकंड। तो ये हो गई ड्राइव यूनिट। मीटर पर सेकंड क्या है, ड्राइव यूनिट्स है। तो आगे चल के काफ़ी सारी ड्राइव यूनिट्स को निकालेंगे बच्चों, इस पर पूरा एक क्वेश्चन आता है। अब बात आती है सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है। तो सिस्टम हम मेनली यहाँ पर 3 सिस्टम पढ़ेंगे। एक है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम का एक नाम और होता है बच्चों, फ्रेंच सिस्टम। ये फ्रेंच के लोग काफ़ी यूज़ करते हैं। तो CGS सिस्टम। ठीक है ना, फिर से लिख देता हूँ मैं CGS। तो जितने भी सिस्टम ऑफ यूनिट्स पढ़ेंगे उसमें मेनली हम लोग लेंथ, मास और टाइम,
तो देखिए CGS सिस्टम में लेंथ की यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर, मास की यूनिट होगी ग्राम, और टाइम की यूनिट क्या होगी, सेकंड। तो ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में मेजर हो, मास ग्राम में, और टाइम सेकंड में, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग CGS सिस्टम कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है कि एक फ्रेंच सिस्टम होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा सेकंड टाइप ऑफ सिस्टम का नाम है FPS सिस्टम। इसका होता है नाम, दूसरा नाम ब्रिटिश सिस्टम। ठीक है बच्चों, ये ब्रिटिश सिस्टम होता है। इसमें लेंथ को मेजर करते हैं हम लोग फुट में। ठीक है, सिंबल यूज होता है FT, और मास को पाउंड, LB इसका सिंबल होता है, और टाइम को हम यूज करते हैं बच्चों सेकंड। ठीक है, तो एक ऐसा सिस्टम जिसमें लेंथ को, मास को, टाइम को, अगर हम फुट में लेंथ को मेजर करेंगे, मास को पाउंड्स में, और जी टाइम को सेकंड में, ऐसे सिस्टम को FPS सिस्टम कहेंगे। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट आता है फिर आपका थर्ड MKS सिस्टम। ठीक है, इसका एक नाम होता है मैट्रिक सिस्टम, और ये इंडियन सिस्टम भी कहलाता है, मतलब ये इंडिया में यूज होता है। ठीक है जी, कुछ तो फिर से वही कि भाई लेंथ को किस में यूज करोगे, मीटर में, और मास को किस में यूज करोगे आप, किलोग्राम में, और टाइम को यूज करोगे आप सेकंड। ये यूनिट्स हैं, मतलब ये क्या आपकी यूनिट्स। ठीक है नहीं, अगर आप लेंथ को मीटर में, मास को किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड, तो ऐसे सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, मैट्रिक सिस्टम यानी MKS सिस्टम। अब अलग अलग कंट्री का अपना अपना सिस्टम था, तो जब एक कंट्री से, मतलब आप एक कंट्री में रहते हैं, ठीक है, कंट्री A, और आप B कंट्री में जाएंगे, तो आपकी कंट्री में लेंथ को मीटर में कंसिडर्ड करा जाता है, और दूसरी कंट्री में लेंथ को फुट में, तो काफ़ी कन्फ्यूज़न होगा, तो इसको इसमें कन्वर्ट करना आपको सीखना पड़ेगा। तो सारे जितना भी पूरा वर्ल्ड है, वर्ल्ड के सारे इंटेलेक्ट लोग मिले, मेनली साइंटिस्ट, ठीक है ना, तो वो सारे साइंटिस्ट ने मिलकर क्या करा, एक यूनिफाइड सिस्टम ऑफ यूनिट बनाया, यूनिफाइड सिस्टम ऑफ यूनिट्स। उन्होंने कहा कि हम एक काम करते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक सिस्टम बना देते हैं, जिसको हम इंटरनेशनल सिस्टम बोलेंगे, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो इसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म यूज़ करी गई, तो हम इसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं SI सिस्टम। ठीक है ना, अब SI सिस्टम में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, जैसे मान लो लेंथ एक फिजिकल क्वांटिटी है, और इसकी SI यूनिट की बात हो, तो उसकी SI यूनिट जो है वो मीटर है। तो कोई कंट्री ऐसी नहीं मिलेगी जहाँ पर मीटर में आपको चीज़ें ना मिले, जब मीटर को कोई ना समझे। ठीक है ना, सारी की सारी कंट्रीज मीटर को वेल नोन होंगी। ठीक है ना, और आप इंटरनेशनली अगर लेंथ से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो किस यूनिट में किया जाएगा, लेंथ। इंटरनली आज भी ब्रिटिश सिस्टम में लेंथ को क्या कहा जाता है, फुट। ठीक है ना, और वहाँ काफ़ी यूज़ देखने के लिए मिलेगा। इवन इंडिया में भी अगर आप देखें तो आपसे पूछो आपकी हाइट कितनी है, तो आप लोग बोलते हैं कि भाई मेरी 6 फुट हाइट है, 5 फुट हाइट है। तो हम ये फुट यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि ब्रिटिशर्स ने हमें, हम पर शासन किया, तो अपनी यूनिट, अपनी पढ़ाई वो सब लेके आए, तो हम उसका आज भी यूज़ करते हैं। लेकिन सभी साइंटिस्ट ने इस प्रॉब्लम को समझा कि भाई एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाएंगे तो प्रॉब्लम हो सकती है, तो उन्होंने एक नया सिस्टम बना दिया, SI सिस्टम। और इसमें किया क्या गया, पहले सबसे पहले जो SI सिस्टम किया गया उसमें फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटीज़ देखी गई, मतलब कि भाई हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए
या कुछ ऐसी यूनिट्स होनी, मतलब वही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की ही यूनिट को फंडामेंटल यूनिट्स बोलते हैं। तो ये क्वांटिटीज़ की अगर डेफिनेशन की बात करें तो दूसरी डेफिनेशंस पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो सबसे पहली मीटिंग में 7 फंडामेंटल क्वांटिटी को क्लासिफाई किया गया। तो वो क्या है? वो है आपकी लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, तो मास सेकंड हो गया, टाइम थर्ड, फोर्थ टेम्परेचर, और 5 हो गया आपका ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, सही से लिख लेते हैं इसको, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। एक एक करके इनकी डेफिनेशन देखेंगे, थोड़ा थोड़ा जानेंगे। फिर 6 आता है आपका इलेक्ट्रिक करंट। इसके बाद 7th फंडामेंटल क्वांटिटी आती है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, और इन सब की इनको एसआई सिस्टम में यूनिट दी गई। वैसे सभी फिजिकल क्वांटिटी की एसआई यूनिट्स होती हैं, ठीक है ना, लेकिन पहले अगर आपने फंडामेंटल क्वांटिटी की एसआई यूनिट्स याद कर ली, ठीक है, तो फिर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं पड़ेगी। ठीक है ना, जैसे लेंथ की बात करें तो लेंथ की फंडामेंटल एसआई यूनिट क्या होगी? मीटर। सिंपल क्या यूज़ करेंगे? ये मास की किलोग्राम। ठीक है, इसके लिए यूज़ करते हैं हम लोग सिंबल केजी। फिर टाइम के लिए सेकेंड, और टेम्परेचर के लिए केल्विन। ठीक है, तो लेंथ का पता ही है आपको कि अगर आपके पास ये 2 पॉइंट है, इनके बीच का डिस्टेंस हम उसको लेंथ कह सकते हैं। मास, कोई भी क्वांटिटी कितनी भारी है, अगर आपके पास एक क्वांटिटी ए है और एक क्वांटिटी बी है, और बी क्वांटिटी को आपको इजी है ऊपर उठाना, तो ये लाइट मास होगा, इसका मास कम ज़्यादा होगा। या फिर कह दो कंटेंट ऑफ मैटर को हम मास कहते हैं। टाइम, इसे रोटेशन एंड रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ पे हम मेज़र करते हैं। टेम्परेचर, द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस। अब देखिए नई चीज़ आती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या है? जैसे आपने कोई बल्ब जलाया तो उसमें आपको रोशनी मिल रही है, लेकिन दूसरे को जलाया तो ज़्यादा रोशनी मिल रही है। तो एक एरिया ले लो आपने, मान लो आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया, यहाँ भी आपने 1 मीटर स्क्वायर एरिया लिया। अब यहाँ पर कितना रोशनी, एक बल्ब कितनी रोशनी डाल रहा है, तो हम इसकी रोशनी की चमक को मेज़र कर सकते हैं। ठीक है ना, तो उसको ल्यूमिनस इंटेंसिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ठीक है ना, और इसकी जो यूनिट होती है ल्यूमिनस इंटेंसिटी की, वो होती है कैंडिला। यानी 1 कैंडिला का मतलब नॉर्मल भाषा में हम कह सकते हैं कि एक मोमबत्ती जलाओ और उसकी जो चमक है हम उसको एक कैंडल या कैंडिला बोलते हैं। ठीक है ना, और इसका सिंबल क्या होगा कैंडिला का? CD। फिर इलेक्ट्रिक करंट आता है, थोड़ा बहुत शायद आपने पढ़ रखा हो, तो इसकी यूनिट क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने हमें इसके बारे में काफ़ी रिसर्च करके दी, तो उन्होंने अपने नाम पे इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट रख दी। ठीक है, आगे चल के पढ़ोगे भी, कुछ चीज़ें आगे ही चल के पढ़ोगे, जैसे ल्यूमिनस इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा डिटेल में आगे पढ़ोगे। बट एक थोड़ा रफ आइडिया मैंने आपको दे दिया कि एक रूम में एक बल्ब जल रहा है, तो वहाँ भी एक रोशनी है, उससे ज़्यादा वॉट कम बल्ब जलाते हैं तो उसकी ल्यूमिनस इंटेंसिटी पहले से क्या है? ज़्यादा। और इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है? कैंडिला। यानी किसी भी रूम में अगर कोई बल्ब जल रहा है तो उसकी रोशनी को हम कैंडिला में मेज़र करते हैं। एक कैंडिला का मतलब है रफली कि एक कैंडल से जो रोशनी आती है उसको वन कैंडल या 1 कैंडिला बोलते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का मतलब होता है एम्पियर। तो अगर इलेक्ट्रिक करंट की आपको डेफिनेशन पता है कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे चलेंगे चैप्टर पढ़ेंगे वहाँ पर इसको समझेंगे। ठीक है जी, तो और करंट आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? चार्ज बनाते हैं। तो जब एक वायर में 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है तो हम कहते हैं कि 1 एम्पियर करंट जो है वो वायर से पास हुआ। ठीक है ना, यहाँ से कितना करंट पास हुआ? 1 एम्पियर। ठीक है, कब? जब 1 कूलाम चार्ज 1 सेकंड में फ्लो होता है। अब अगर आपको चार्ज भी नहीं पता है तो भैया इसको यहीं छोड़ दो, बस आप याद कर लो कि 1 एम्पियर इज दी SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की बात आती है, तो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मोल, इसकी यूनिट होती है मोल की। जैसे कि थोड़ा सा आपने पढ़ा हो कि किसी
किसी सब्सटेंस में, मतलब जैसे हाइड्रोजन है आपके पास, मान लीजिए ये कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन है, तो आप मेज़र कैसे करोगे हाइड्रोजन को? तो आप ये देखोगे कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, कितना मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है, यानी कितने मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो दैट इज अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, या दैट इज द वे इन विच यू कैन मेजर द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, तो अभी छोटी क्लास है आपकी, तो उस हिसाब से तो मैं एडवाइस करूँगा आपको कि आप ज़्यादा चक्कर में मत पड़ो अभी फ़िलहाल। ठीक है, इतने से ही आपकी काफ़ी क्लियरिटी हो जाएगी कि लेंथ की ऐसा यूनिट मीटर होती है, मास की किलोग्राम, ठीक है, टाइम की सेकेंड, और जी टेम्परेचर की केल्विन, और जी ल्यूमिनेस इंटेंसिटी की कैंडिला, और इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल होती है। ठीक है, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज थी, उनकी एसआई यूनिट है। अब बाद में पता लगा कुछ समय के बाद कि 2 और क्वांटिटीज होती हैं, तो उनको हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री क्वांटिटीज, क्योंकि वो बाद में ऐड हुई। ठीक है, तो वो होती फंडामेंटल क्वांटिटीज ही हैं। तो उसमें क्या आता है, सॉल एंगल आता है, सिंपल एंगल बोल सकते हैं, और इसको प्लेन एंगल भी बोलते हैं। और इसकी एसआई यूनिट, भाई अभी तो आपने एंगल्स की यूनिट क्या पढ़ी है, डिग्री। इसका डिग्री नहीं होती, इसकी कितनी होती है, इसको बोलते हैं एसआई यूनिट को रेडियन। क्या बोलते हैं इसको, रेडियन। ठीक है ना, दोबारा लिख लेते हैं, रेडियन। ठीक है, शॉर्ट में हम इसको हार्डी बोल सकते हैं, और वैसे तो इसके लिए स्मॉल सी यूज करते हैं। अगर 2 रेडियन है तो 2c लिख देंगे, या तो ऐसे लिखो 2c, या फिर 2 रेडियन। ठीक है, ज़रूरत तो नहीं है वैसे कि व्हाट इज़ रेडियन, बट थोड़ा देख लो कि आप एक सर्किल ले लो, ये इसका सेंटर है। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो गई, ये पॉइंट हो गया, और ये ए पॉइंट से मूव हुआ और कहाँ पहुँच गया, बी पॉइंट में। ये क्या होगा, रेडियस। तो ये जो डिस्टेंस हम यहाँ ट्रेवल करते हैं इसको प्लेन एंगल बोलते हैं। और ए बी जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया आपका, लेंथ ऑफ आर्क। तो एंगल का फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ आर्क अपॉन रेडियस, यानी ए बी अपॉन आर। ज़रूरत पड़ेगी नहीं, 11th में ज़रूरत पड़ेगी। आसान था तो मैंने इसलिए आपको बता दिया। सॉलिड एंगल जो है, फिर नेक्स्ट टर्म आती है सॉलिड एंगल। ठीक है ना, इसकी ऐसा यूनिट होती है स्टेरेडियन, STER, स्टेरेडियन, RADIAN। ठीक है ना, रेडियन ही लिखना है आपको, और फिर पहले ST लगा दो और फिर रेडियन। शॉर्ट में इसको सिंबल क्या यूज़ करते हैं, ST और RAD। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चों यहाँ तक? इसकी भी डेफिनेशन देख लो। जैसे फुटबॉल देखा है आपने, तो फुटबॉल का मान लो सेंटर होता है, कुछ सरफेस ले लो फुटबॉल पे, ये सरफेस ले लिया हमने, और ये सरफेस जो है पूरा सेंटर पर जो एंगल बनाएगा, पूरा सरफेस, ठीक है ना, उसको हम लोग कहेंगे सॉलिड एंगल। क्या कहेंगे उसको, सॉलिड एंगल। ठीक है, तो ये जैसे यहाँ ये एंगल बनाता है, इसके लिए ये सिंबल यूज करते हैं, इसको थीटा बोलते हैं। ठीक है ना, थीटा। तो ऐसे ही सॉलिड एंगल के लिए एक सिंबल यूज करते हैं, उसको हम ओमेगा बोलते हैं। सिंबल यूज होता है ये, उधर डब्ल्यू जैसा ही होता है, थोड़ा घुमा देते हैं इसको। ठीक है, याद करने की जरूरत नहीं है, ना तो प्लेन एंगल की डेफिनेशन याद करनी है ना सॉलिड। बस आपको याद करना है कि सॉलिड एंगल एक फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी होती है, दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती, और इसकी ऐसा यूनिट जो है वो स्टेरेडियन होती है, उसकी शॉर्ट फॉर्म और उसका पूरा नाम। ऐसे ही एंगल, प्लेन एंगल भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, किसी और क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, और रेडियन इसकी क्या होती है, रेडियन आपको उसकी ऐसा यूनिट होती है। ठीक है, और अगर डेफिनेशन समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, वरना तो कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, क्लियर हुआ है सब? ठीक है, अब देखो एक एक करके हम सबकी यूनिट्स पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ प्रीफिक्स हमें दे रखे हैं। तो प्रीफिक्स फॉर बिगर मेजरमेंट, तो अगर आपको कुछ बड़ी लेंथ या बड़े मास को मेजर करना है तो आपको ये प्रीफिक्स पता होने चाहिए, फॉर बिग मेजरमेंट। इसमें क्या क्या आएगा, देखिए फर्स्ट डेका, ठीक है, हेक्टो, थर्ड आता है आपका किलो, ठीक है,
और जी किलो के बाद आता है आपका मेगा, मेगा के बाद आएगा आपका गीगा, गीगा स्मॉल में लिखना, मतलब इसको भी ये फ़र्क पड़ेगा कि आप इसे कैसे लिखते हो। मेगा, गीगा, टेरा, ठीक है जी, और पेटा, और जो लास्ट वन है आपका एक्सा, एक्सा, EXA, एक्सा। ठीक है, सारे यूज़ नहीं होते बट भाई पढ़ लो, बुक में दे रखे हैं तो ठीक है। जैसे आपका फर्स्ट है डेका, डेका का सिंबल क्या होगा, DA, और इसका मीनिंग होगा 10 की पावर 1। सेकंड होता है आपका हेक्टो, हेक्टो का सिंबल होगा H, और इसका पावर क्या होगी, मतलब इसमें क्या होगा 10 की पावर 2, उसका मीनिंग होगा किलो, किलो का सिंबल होता है K, और इसका मीनिंग होता है 10 की पावर 3। ठीक है, फिर फोर्थ आता है आपका मेगा, मेगा के लिए सिंबल कैपिटल M यूज़ करेंगे, और इसका मीनिंग है 10 की पावर 6। फिर गीगा 5, तो गीगा का सिंबल क्या होता है, कैपिटल G, और ये होता है 10 की पावर 9। तो आप देख रहे हैं कि पावर जो है एक तरीके से 3 के बाद 3 2 6 और 3 3 9। फिर टेरा आता है 6 नंबर पे, और टेरा के लिए सिंबल यूज़ होगा कैपिटल D, उसका मतलब होगा 10 की पावर 12। फिर सेवेंथ में पैटा आएगा, पैटा के लिए कैपिटल P यूज़ करेंगे, और पैटा ये हो जाएगा 10 की पावर 15। फिर एट एक्सा, इसके लिए कैपिटल E यूज़ करेंगे, ये होता है 10 की पावर 18। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं बच्चों, तो वो कौन से हैं, किलो बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है ना, मेगा भी बहुत यूज़ होगा, गीगा भी यूज़ हो जाएगा, ये दोनों तो ये तीनों बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं। बाकी नॉर्मल हैं, हो भी सकते हैं, मतलब अभी तक इनके अलावा किसी पे क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, मतलब आपका 9th क्लास में, ठीक है, आपको सभी याद करने हैं। अब ये यूज़ कैसे होते हैं, जैसे मान लो मीटर है, ठीक है ना, तो मीटर को तो सबको पता है, मीटर एक लेंथ है, मतलब कि दो फिक्स पॉइंट है, एक A और एक B, उनके बीच की एक फिक्स लेंथ है, ठीक है, तो उसको हम 1 मीटर कहते हैं। अब मान लो मीटर के आगे आप किलो लगा दो, ये प्रीफिक्स है, तो मीटर के पहले आप किलो लगाओगे तो 1 किलोमीटर बोलोगे, तो किलो का जो किलो एक प्रीफिक्स है, उसका एक मीनिंग है 10 की पावर 3। तो किलो आप रिप्लेस कर सकते हो 10 की पावर 3 से, इसलिए हम लोग कहते हैं कि 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर होते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको थोड़ा समझ में आया होगा कि 1 किलोमीटर 10 की पावर 3 मीटर के इक्वल क्यों होते हैं, क्योंकि किलो का मतलब क्या है, किलो का मीनिंग है एक, और किलो का मीनिंग क्या है 10 की पावर 3। और समझो इस किलो को, अगर मैं ये किलो लीटर के आगे लगा दूं तो भी क्या होगा 10 की पावर 3 लीटर। अगर मैं किलोग्राम के आगे लगा दूं तो भी क्या होगा, इसका मतलब होगा ग्राम, ठीक है। आ जाओ, ये किलोग्राम, ठीक है ना, तो इसके बाद जो है ये किलो लीटर हो गया, किलोग्राम हो गया। इस तरीके से आप जिस भी चीज़ के आगे किलो लगाएंगे, ठीक है, लीटर के आगे लगाया तो 10 की पावर 3 लीटर हो गया, किलोग्राम तो 10 की पावर 3 ग्राम हो गया, किलोमीटर तो 10 की पावर 3 मीटर हो गया। इस तरीके से आप सारे प्रीफिक्स का यूज़ कर सकते हैं। जैसे गीगा है मतलब मेगा है, तो अगर आप एक मेगा जैसे मेगा वॉट होता है, मेगा वॉट लिख दो तो उसको 10 की पावर 6 वॉट कह सकते हो आप, क्या कह सकते हो 10 की पावर 6 वॉट। या फिर गीगा वॉट, वॉट यूनिट होती है पावर की, आप आगे चल के पढ़ोगे, वॉट इज दी SI यूनिट ऑफ पावर, ठीक है बच्चों। तो मेगा वॉट 10 की पावर 6 वॉट हो गया, गीगा वॉट 10 की पावर 6 वॉट हो गया। सॉरी, गीगा का मतलब ये थोड़ा ही होता है, गीगा का मतलब क्या होता है आप यहाँ से देखो, गीगा का मीनिंग होता है 10 की पावर 9, तो 1 गीगा वॉट हो जाएगा 10 की पावर 9 वॉट। क्लियर हुआ आपका, ठीक है। तो आई थिंक प्रीफिक्स का यूज़ करना आप सीख गए होंगे, और ये किसके लिए है, बड़ी यूनिट्स के लिए है, जो काफ़ी बड़ी यूनिट्स होती हैं। अब हम आते हैं प्रीफिक्स फॉर स्मॉल मेजरमेंट, प्रीफिक्स फॉर स्मॉल मेजरमेंट, छोटी मेजरमेंट्स के लिए हम किन प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ठीक है बच्चों, तो आगे बढ़ते हैं।
इसमें सबसे पहले आएगा आपका डे सी। तो देखिए डे सी के लिए सिंबल यूज़ करेंगे डी, और इसका मतलब होता है 10 की पावर -1। ठीक है बच्चों। सेकंड हम लोग पढ़ेंगे ठीक है बच्चों, इसे हम अगले उसमें पढ़ेंगे, इसको नेक्स्ट उसमें पढ़ते हैं। ठीक है ना। अभी आप ये प्रीफिक्स याद कर लो।